नमस्कार फ्रेंड्स, सरकारी बाबू के क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपके लिए एक खास चीज़ हम लेके आए हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर एक अच्छा सा सुंदर सा हैंड एंड नोट्स है। तो इन्हें आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, टेलीग्राम के चैनल में लिंक पर आप जुड़ जाएंगे। वहां से आप जा कर के इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। एलपी और टेक्नीशियन के जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनमें केवल साइंस के क्वेश्चन को छांट करके अलग करके हम इस सीरीज़ को शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे इस सेशन का। इसके पहले हम बता दें कि काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियोस अपलोड हो रही है, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपके लिए हर दिन वीडियोस आती रहे, ताकि आपका पढ़ाई जो है अच्छे से होती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश डैश समूह से संबंधित हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उस तरह के पौधे जिनमें विभिन्न भाग नहीं होते हैं, यानी कि क्या नहीं होता है, तो उसमें जड़, तना, फल, फूल, बीज ये सारे उसमें नहीं होते हैं, तो उस तरह के पौधे को किस ग्रुप में रखा जाता है, उस ग्रुप का नाम बताइए। तो उस ग्रुप का नाम जो होता है थैलोफाइटा होता है। उस तरह के पौधे जिनमें कि जड़, तना, फल, फूल, बीज ये सारे नहीं होते हैं, उसे हम थैलोफाइटा के ग्रुप में रखते हैं। उस ग्रुप को हम थैलोफाइटा ग्रुप कहते हैं। साथ में इससे संबंधित एक और बात यह है कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो थैलीनुमा आकार के होते हैं, जिसमें कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, थैलो और फाइटा। थैलो मतलब क्या हो गया कि थैली टाइप का कोई भी चीज़ जिसमें आप सामान उमान ढोते हैं उस तरह के, और फाइटा का मतलब प्लांट्स। तो थैलीनुमा आकार का प्लांट्स जो होता है उसे हम थैलोफाइटा कहते हैं। इसका जो मेन जो एग्जाम्पल होता है, एक होता है आपका शैवाल, एक आपका होता है शैवाल, ये आपका एग्जाम्पल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एक दूसरा होता है कवक। तो शैवाल और कवक को भी मुख्यतः थैलोफाइटा के ग्रुप में ही रखा गया है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है थैलोफाइटा के हैं। साथ में हम बात कर लेते हैं फेनरोगेम्स और टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में। हो सकता है आने वाले दिनों में कि अभी प्रीवियस एग्जाम में अगर थैलोफाइटा से क्वेश्चन पूछा गया तो आने वाले दिनों में इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक दो पॉइंट है जो कि इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से थैलोफाइटा तो हमने समझ लिया कि थैलीनुमा समूह का होता है। इसमें जड़, तना, फल, फूल, बीज ये आदि नहीं होते हैं, जिसका मेन एग्जाम्पल जो है कवक और शैवाल है। ठीक है। साथ में आता है फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स क्या होता है, तो फेनरोगेम्स का हिंदी नाम जो है पुष्पी पौधा होता है। ठीक है। पुष्पी पौधा से ही पता चल रहा है कि उस तरह का पौधा जिसमें पुष्प का निर्माण होता है। अगर पुष्प के साथ साथ अगर बाकी चीज़ों का भी निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं, अगर पुष्प का उसमें निर्माण सिर्फ हो रहा है तो वो फेनरोगेम्स के ग्रुप में आ जाता है। यदि इसमें भी दो देख रहे हैं आपको कि बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि अगर फूल में आप कोई भी प्लांट में फूल के साथ साथ बीज का निर्माण हो रहा है, बीज का निर्माण नहीं हो रहा है, तो आपका जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में आता है। यदि कोई भी प्लांट में फूल तो बन रहा है, अब फूल के साथ साथ आपका बीज भी बन रहा है, दोनों बन रहा है, तो दोनों जब बनेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये एंजियोस्पर्म के ग्रुप का प्लांट्स है। क्या हमने कहा कि उस तरह के पौधे जिनमें के फूल के साथ साथ अगर आपका बीज का भी निर्माण हो रहा है, दोनों का निर्माण हो रहा है, तो उसे हम एंजियोस्पर्म के ग्रुप में रखेंगे। और उस तरह के पौधे जिनमें फूल के साथ साथ बीज का निर्माण नहीं हो रहा है तो उसे हम जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में रखते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कहते हैं। अभी तक देख सकते हैं कि अभी जितने प्लांट्स हैं अभी 80% एंजियोस्पर्म है, यानी कि उनमें फूल और बीज निर्माण होता है। तो ज़्यादातर आप देखे होंगे अपने आसपास में कि उस तरह के ही पौधे होते हैं जिनमें फूल के साथ साथ बीज का निर्माण होता है, तो वो क्या है, एंजियोस्पर्म तरह का प्लांट है। एक और आता है आपका टेरिडोफाइटा, जो एग्जाम ऑप्शन में दिया हुआ था। तो टेरिडोफाइटा के बारे में देखते हैं। टेरिडोफाइटा क्या है कि टेरिडोफाइटा पूर्ण रूप से विकसित होता है, और जब ये कोई भी प्लांट है विकसित होगा यानी कि उनमें संवहन ऊतक भी होगा। संवहन ऊतक कहने का मतलब है कि उस तरह के ऊतक जो कि किसी भी भोजन को या कोई भी आवश्यकता जो चीज़ होता है प्लांट में, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसे हम संवहन ऊतक कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी देखते हैं प्लांट में जो पानी होता है, तो जड़ क्या करता है, सोख करके बाकी सारे विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो जड़ से जो पानी खींचा जाता है उसे विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो काम करता है, उस ऊतक को हम क्या कहते हैं,
जाइलम उत्तक कहते हैं। और देखते होंगे कि आप प्लांट में जो पत्तियों के द्वारा खाने का निर्माण होता है, भोजन का जो निर्माण होता है, तो वो भोजन को क्या करता है प्लांट्स कि पत्तियों से भोजन का निर्माण करके बाकी विभिन्न भागों में पहुंचाता है उस भोजन को। तो उस भोजन को जो पहुंचाने का जो उत्तक काम करता है, उस उत्तक को हम फ्लोएम उत्तक कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम को याद करने का एक अच्छा सा यहाँ से तरीका है कि जाइलम से याद कर सकते हैं कि पौधा जो होता है, ये प्लांट जो आपका पेड़ हो गया, मान लेना कि ये पेड़ हो गया, तो यहाँ से जड़ से क्या करता है, जाइलम जाने देता है। जड़ से जाइलम जो है जल को जाने देता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं ज से स्टार्ट हो रहा है। जल को जाइलम जड़ से जाने देता है, तो जाइलम इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फ्लोएम क्या करता है, भोजन को बाकी विभिन्न भागों में फ्लो करा देता है, भेज देता है। तो इस तरह से आप जाइलम और फ्लोएम को याद कर सकते हैं। जाइलम क्या करता है, जल के सोर्स को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम भोजन को निर्माण करके निर्माण हुए भोजन को सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों उत्तक को आप याद कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन था ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या होता है कि ये भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। यानी कि जब पूर्ण रूप से कोई भी प्लांट विकसित नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें जड़, तना, पत्तियाँ आदि का निर्माण नहीं होगा, वह आदि के रूप में विभक्त नहीं होगा, और साथ में उसमें संवहन भी नहीं होगा, क्योंकि जड़ जब तना पत्तियाँ हैं ही नहीं तो उसमें संवहन कहाँ से होगा, संवहन उत्तक भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई भी प्लांट है जो कि जल तथा थल दोनों स्थानों में रहता है, तो जिसे हम पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। अगर कोई भी प्लांट है जिसमें जो जल और थल दोनों स्थानों में रह रहा है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर में ही आएगा। ठीक है, कोई भी प्लांट जो है जल और थल दोनों स्थानों में रह रहा है तो ब्रायोफाइटा के अंदर में आएगा। साथ में अगर उसमें जड़, तना आदि विभक्त नहीं होना चाहिए। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कोई भी प्लांट जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो किस तरह के ग्रुप को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा जो आपका ग्रुप है, इसे हम पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए फाइनली एक बार सभी चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। तो थैलोफाइटा को हमने क्या देखा कि थैलोफाइटा थैलीनुमा समूह का आकार का होता है। इसमें जड़, तना आदि बीज का निर्माण नहीं होता है। जो मुख्य जो एग्जाम्पल है कवक और शैवाल है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि फेनोगेम्स समूह होता है जिनमें कि पुष्प का निर्माण होता है, जिसमें कि आपका दोनों आ जाता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या करता है कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है, उस तरह के पौधे जिनमें पुष्प के साथ साथ फूल के साथ साथ बीज का निर्माण नहीं होता है, उसे हम जिम्नोस्पर्म के अंदर रखते हैं। उस तरह के पौधे जिसमें कि फूल के साथ साथ बीज का निर्माण भी होता है, दोनों का होता है, तो उसे हम एंजियोस्पर्म में रखते हैं। तो ये दोनों को आपने देखा। फिर हमने देखा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या है कि इसमें भी पूर्ण रूप से विकास होता है, संवहन उत्तक भी होता है, इसमें जड़, तना, पत्ती आदि के रूप में यह विभक्त होता है। जिसमें हमने देखा कि दो तरह के उत्तक काम करते हैं टेरिडोफाइटा के ग्रुप में जितने भी प्लांट आते हैं। उसमें जाइलम क्या करता है कि जड़ से पानियों को बाकी जगह पहुंचाता है, और जबकि फ्लोएम उत्तक क्या करता है कि पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है उस भोजन को बाकी विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो ये दोनों उत्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप बेसिक ये सारी चीज़ें हैं। ब्रायोफाइटा के ग्रुप में हमने देखा कि उस तरह के पौधे आते हैं जिनमें कि विकसित नहीं होता है और उसमें संवहन नहीं होता है। जब संवहन नहीं होगा यानी कि उसमें जड़, तना, पत्तियाँ ये सब विभक्त नहीं होंगे, और उस तरह के पौधे इसके अंदर आता है ब्रायोफाइटा के अंदर, जो कि जल तथा थल दोनों स्थानों में होते हैं। जल तथा थल दोनों स्थानों में होता है। इसे पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। जो मेढक होते हैं पानी के अंदर भी रखते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, इसलिए उससे उभयचर कहते हैं। तो उसी तरह से इस ब्रायोफाइटा को भी हम उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो इस सारे चीज़ों को आपने जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उसके डैश डैश का आवधिक स्वभाव माना जाता है। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, तत्वों के किस गुण के आधार पर उसे इम्पोर्टेंट माना गया है या किस के आधार पर उसे सजा करके बनाया गया है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जब क्वेश्चन में आपसे कहता है तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए परमाणु द्रव्यमान हो जाता है, यानी एटॉमिक मास हो जाता है। इसी के आधार पर उसे सजा करके
रखा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता कि परमाणु आपका आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर सजा करके रखा गया है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर सजा करके रखा गया है, जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजा करके रखा गया है। अभी जो हम इन दिनों यूज करते हैं पीरियोडिक टेबल, तो उसमें टोटल एलिमेंट्स जो है तत्व है 118 तत्व है, ठीक है, जिसमें कि 7 आवर्त होते हैं। यहाँ से अच्छे से हम लिखते हैं, जिसमें कि 7 आवर्त होते हैं और इसमें देखा गया है कि 18 वर्ग हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल 118 तत्व है जिसमें कि 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। जो वर्टिकली लाइन होता है इस तरह से, तो ये टोटल वर्ग होते हैं, जबकि इस तरह से हॉरिजेंटली जो लाइन होता है तो ये आवर्त होते हैं। तो टोटल इस तरह से 7 है और खड़ा जो देखेंगे आप वर्टिकली, तो उसमें टोटल 18 वर्ग है। और इसमें देखा जाता है कि लास्ट में जो 18वां वर्ग होता है इसमें नोबल गैस को रखा गया है, यानी कि नोबल गैस को अक्रिय गैस भी कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि घर का बिजली हो या इंडस्ट्री का कहीं का बिजली हो, उसे 2 परिपथ में जोड़ा जाता है, 2 तरह से जोड़ा जाता है, एक श्रृंखला क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो श्रृंखला संयोजन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, जबकि आप समांतर क्रम को, समांतर संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो 2 तरह से जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब परिपथ को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जाता है तब करंट का मान क्या होता है। तो श्रृंखला क्रम में जब जोड़ा जाता है तो करंट का मान एक ही रहता है, समान रूप से रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, तो ठीक है। तो इसको याद रखना है, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस का मान दे करके बोला जाता है कि जब इसमें सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो जब सीरीज़ के दौरान टोटल रेजिस्टेंस का मान पूछे, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस, तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है सभी रेजिस्टेंस को, R1, R2, R3, R4, और जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो जो भी आएगा आपका तो उतना ओम आंसर हो जाता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बोले कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम में जब सभी रेजिस्टेंस को जोड़ करके टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, तो उसको निकालने के लिए 1/RT यानी कि 1 टोटल रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके जोड़ा जाता है और लास्ट में उसको रिवर्स कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है, तो वही आपका टोटल रेजिस्टेंस का मान प्राप्त हो जाता है। ये भी ओम में निकल जाएगा क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका ओम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, इसे 2 तरह से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, कब क्या रिजल्ट आता है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। तो जब हम देखते हैं कि किसी एलिमेंट में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो परमाणु द्रव्यमान में से जब हम परमाणु संख्या को घटाते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहने का मतलब है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या को जब एक दूसरे से घटाते हैं, इन्हीं दोनों का अंतर जो होता है आपका न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसलिए बी आपका आंसर सही हो जाएगा। इससे कुछ और रिलेट करके बात बताते हैं कि जैसे परमाणु द्रव्यमान को हम ए से सूचित करते हैं, ए से बताते हैं, जबकि जेड से परमाणु संख्या को लिखा जाता है। तो इन दोनों को माइनस करने से डिफरेंट जो वैल्यू निकल के आता है वो न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। वो सारे छोटे छोटे कणों को जब हम तोड़ा जाता है, जो कि हमें नगण्य आँखों से नहीं दिखाई देता है, उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है, तो पता चलता है कि वो सारे बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो अणुओं को भी जब तोड़ा गया तो उसे जूम किया गया तो पता चला कि वो सारे बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब परमाणु को जब अच्छे से और तोड़ा जाता है तो पता चलता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों से मिल करके किसी परमाणु का निर्माण होता है और इसी परमाणु से अणु बनते हैं और इसी बहुत सारे अणुओं से मिल करके किसी पदार्थ का निर्माण होता है।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये कि बहुत सारे ऑर्बिट के थ्रू बहुत सारे कक्ष होते हैं जिसमें पूछा जाता है कि परमाणुओं का जो आपका केंद्र होता है कहाँ उपस्थित होता है। तो परमाणु का केंद्र जो होता है तो ये आपके नाभिक में उपस्थित होता है और इसी नाभिक में पदार्थ के नाभिक में उपस्थित होता है और इसी नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ उपस्थित होते हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि यहाँ प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है जो अल्प दूरी के लिए लगता है, बहुत ही कम दूरी के लिए लगता है। नाभिकीय बल है, न्यूक्लियस फोर्स है, क्योंकि इसी फोर्स के थ्रू ये अलग अलग चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले, इसी बल के थ्रू ये एक दूसरे जगह समेट करके रह पाते हैं, जिसके थ्रू आपका परमाणु का निर्माण होता है और बहुत सारे परमाणु से अणु बनते हैं। बहुत सारे अणुओं के गठन से आपका पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं। यहाँ से एक और बात आ जाता है कि जो आपका किसी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है, ये जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है, इसको योगफल के थ्रू ही आपका परमाणु द्रव्यमान का पता चलता है कि परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान होता है। यहाँ से हमने लिखा भी है, परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि परमाणु संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। और आप देखते होंगे कि किसी भी एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, छोटा वाला वैल्यू, वो परमाणु संख्या होता है और बड़ा वाला जो वैल्यू होता है आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। यानी कि जैसे कि N हम नाइट्रोजन की बात करें तो इनका N7 जो होता है, तो आपका ये परमाणु संख्या हो गया। और 7 दूनी के 14, एक जो परमाणु द्रव्यमान होता है परमाणु संख्या के दोगुना के बराबर होता है, कहीं कहीं दोगुने से थोड़ा सा अधिक होता है। इस तरह से आप सभी चीज़ों को याद करके रखिएगा। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि जो कक्ष होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हमने बताया बहुत सारे कक्ष होते हैं जिसमें यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ से पूछा जाएगा कि फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह पाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए 2n² आपका फार्मूला होता है, जहाँ n की जगह पे आपको कक्ष की संख्या लिखना है कि किस कक्ष में रखना है, किस ऑर्बिट में रखना है। अगर फर्स्ट कक्षा में रखना है यहाँ, तो यहाँ 1 रख देंगे n के स्थान पर, तो आपका जो आ जाएगा न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आपका ये 2 होती है। सेकेंड में 8 होता है, तीसरा में 18 होता है और चौथा में जो भी निकालना होगा आपको, तो यहाँ से 2n² के फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 किलो द्रव्यमान भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रही है और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य का वैल्यू पूछा गया है कि कितना होगा। तो ऐसे तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन होता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुने विस्थापन। और ये दोनों को जब गुणा करते हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है कार्य, कि जितना बल लगा करके कोई भी वस्तु पर आप जितनी दूरी तय करते हैं, इन दोनों के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस के डाटा के अनुसार यहाँ जो कार्य होगा टोटल तय की गई गति के अनुसार होगा। तो कितना गति किया गया वही हो जाएगा इसका कार्य, जो गति किया जाएगा। तो यहाँ से गतिज ऊर्जा बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर ½ mv² हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया है कि आपका फाइनल वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, शुरुआती वेग 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि u का मान जो दिया है, u का मान 5 मीटर प्रति सेकंड है, और जबकि यहाँ से v का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो समझना होगा ये शुरुआती है, ये अंतिम है। यहाँ से ½ m का मान 4 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है, तो 4 रख देंगे यहाँ से। और v² यानी कि अंतिम वेग कितना है, तो v² माइनस शुरुआती वेग जो है, उन दोनों को
यहाँ लिखेंगे तो हाफ 4 का वैल्यू हो जाएगा 4, यहाँ से v स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 25 हो जाएगा यहाँ से, तो 75 हो जाएगा। 2 दूनी के 4 कट जाएगा, तो 75 दूनी 150, यहाँ से आपका 150 जूल आपका निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कार्य का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक यानी कि सर्च लाइट में आपको किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर क्वेश्चन में आपसे कहता कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण, तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। और जबकि गाड़ी के हेड लाइट में यानी कि सर्च लाइट में या हेड लाइट में, तो यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जनरल तौर पे हम अपना फेस को देखने के लिए कि हम कितना सुंदर है या आप कितना सुंदर है, तो उसके दौरान जो यूज़ करते हैं आप मिरर, उस समय समतल दर्पण होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाड़ी डॉक्टर जो होता है, दंत डॉक्टर, तो कौन से लेंस का कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। या जनरल तौर पे ज़्यादातर अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से वस्तु के कंपेयर में बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में वस्तु के तुलना में यहाँ छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो छोटा प्रतिबिंब बनने की वजह से ही इसे हम साइड मिरर में इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसमें दूर तक के एरिया को दिखाई देख सके हम। जबकि अवतल दर्पण में यहाँ बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से इसे जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, ये अपने सैलून में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। या डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए। तो काफ़ी जगह पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवतल दर्पण में तथा उत्तल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, यहाँ अवतल दर्पण में वास्तविक आभासी बनता है। यहाँ हमने लिखा हुआ है, यहाँ देखते हैं। अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक आभासी तथा सीधा तथा उल्टा दोनों तरह से बनता है। वास्तविक और आभासी भी बनता है और सीधा तथा उल्टा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना है आपको, आभासी मतलब सीधा, अवास्तविक माने उल्टा। तो इसमें अवतल दर्पण में जो है वास्तविक और काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं। तो वास्तविक के काल्पनिक कहिए या वास्तविक आभासी कहिए, वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में आभासी तथा सीधा केवल बनता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। अब लेंस में बात करते हैं। लेंस, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी के लेंस के नाम से जानते हैं। अवतल लेंस को हम अवतल लेंस अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। दर्पण में बात करता कि दर्पण में, जैसे कि यहाँ उत्तल दर्पण में किस लेंस, उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपसारी यहाँ उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तो लेंस में उत्तल हो जाएगा, दर्पण में अवतल, इन दोनों को अभिसारी लेंस के अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब आप पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं, तो जब हम H2O के साथ रिएक्शन इसका कराते हैं, यानी कि जब हम H2O प्लस CaOCl2 को रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से रिएक्शन के दौरान क्या प्राप्त होता है हमें, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन गैस यहाँ से आपका गैस के रूप में निकल जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस मौजूद है CaOCl2 में। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्लोरीन गैस हो जाएगा।
कि जब हम पानी को यानी कि H2O को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिलाते हैं, CaOCl2 के साथ मिलाते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में आपका क्लोरीन गैस निकल जाता है। यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सी गैस निकलती है, तो क्लोरीन गैस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। जो हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुएं होता है, उसका निष्कासन किस अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह से अभिक्रियाएं होते हैं। अब चयन विधि, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, तो सभी को हम देखने वाले हैं कि क्या होता है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग और इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बता दें कि कैल्सिनेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा, लिखने का थोड़ा सा सुविधा अभी नहीं है, तो आपको इसी तरह से काम चलाना होगा। तो यहाँ से निष्पादन को समझते हैं। निष्पादन क्या है कि जब एक कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में यहाँ वहाँ हवा नहीं रहना चाहिए, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तब यह अयस्क ऑक्साइड के रूप में बन जाता है। ठीक है, ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रिया को हम निष्पादन कहते हैं, यानी कि कैल्सिनेशन कहा जाता है। कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, तो कार्बोनेट अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो अब यह ऑक्साइड अयस्क के रूप में बन जाता है। इसी को हम निष्पादन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं, तो भर्जन में सल्फाइड अयस्क मेन होता है भर्जन के लिए। तो जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, यहाँ वायु ज़रूरत होता है, तो सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तब यह अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं, यानी कि रोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फाइड अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है अत्यधिक ताप पर, तब यह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, यानी कि वर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अयस्क से नाम से पता चल रहा है कि जो अयस्क क्या होता है, तो अयस्क एक जिसे ओर कहते हैं हम, ये खदानों से प्राप्त होता है, और अलग अलग धातु के लिए अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं, जिससे हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग धातु के लिए कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि इस एलिमेंट के, इस तत्व के, इस धातु के कौन से ओर होते हैं, किससे यह प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ से जिंक के लिए क्या होता है, जिंक के लिए कैलामाइन होता है, जिंक के लिए कैलामाइन। एसिन यानी कि टिन के लिए टेनस्टोन होता है। पीबी यानी लेड के लिए गैलेना होता है। कॉपर के लिए पाइराइट या मैलाकाइट होता है। पाइराइट के द्वारा हम पाइराइट के द्वारा आप 32% इसमें कॉपर को प्राप्त करते हैं, जबकि मैलाकाइट में 55% आप कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के लिए अयस्क जो होता है और होता है बॉक्साइट होता है। आयरन के लिए 3-4 होते हैं, जिसमें हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, साइडराइट, ये सारे होते हैं। हेमेटाइट का फार्मूला क्या होता है, Fe2O3 होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी जितने भी हमने नोट किया है सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एग्जाम के में पूछे गए हुए हैं। और मैग्नेटाइट के लिए क्या होता है, Fe3O4। ठीक है, तो यह हेमेटाइट के लिए Fe2O3 और मैग्नेटाइट के लिए Fe3O4। ये दोनों को इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश डैश होता है। तो कुछ डिफरेंट हम देख लेते हैं अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में। यहाँ से देखते हैं अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें केवल एक जनक भाग लेता है। ठीक है, और जबकि लैंगिक जनन में देखें जिसमें कि जानवर, पेड़ पौधे, मनुष्य ये सब आते हैं लैंगिक जनन में, तो इसमें केवल दो जनक भाग लेता है, नर और मादा। ठीक है, अलैंगिक जनन में इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों विभाजन होता है।
इसमें अलैंगिक जनन में इसके द्वारा जो संतति का उत्पत्ति होती है वो आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन में आप देखेंगे तो जो संतति की उत्पत्ति होती है वो जनक से भिन्न भी हो जाते हैं, होते हैं, सेम टू सेम नहीं होंगे। तो और इसमें अलैंगिक जनन में मुकुलन खंडन विधि के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर में आते हैं आपको पेड़ पौधे और मानव जानवर, जैसे कि हमने बताया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में संतति का उत्पत्ति होता है वो जनक के समान होते हैं। तो यही वाला शायद ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है कि लैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो संतति का उत्पत्ति होती है वो जनक के समान होते हैं, माता पिता के समान होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभी एग्ज़ाम में बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो कि आप इसे आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि उस धातु का नाम सोडियम है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। सोडियम के साथ साथ एक और धातु होता है जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जिसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम को भी हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। पोटेशियम को हम K से सूचित किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम को K से सूचित किया, जबकि सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। एक और अपवाद में धातु होता है जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो वो धातु का नाम बताइए जो कि द्रव अवस्था में होता है। तो उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है उसका? मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, पारा या मरकरी, ठीक है। मरकरी जिसे हम Hg से सूचित किया जाता है, Hg से सूचित करते हैं। पारा को Hg से सूचित करता है और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। पोटेशियम का कितना होता है? तो 19 होता है। सोडियम का कितना होता है? तो 11 होता है। तो 11, ये 19, ये 80 क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। इसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और काफ़ी अपवाद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कभी हम शॉर्ट वीडियोज़ बना देंगे अपवाद वाले धातुओं पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो संवेग बराबर क्या होता है? हमने काफ़ी पहले भी डिस्कशन किया है कि संवेग बराबर क्या होता है, जिसे हम संवेग को मोमेंटम कहा जाता है और इसे हम P से इंडिकेट करते हैं। मोमेंटम को P से इंडिकेट किया जाता है। P बराबर होता है mv, यानी कि mv। P बराबर mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी का है, मास एंड वेलोसिटी का गुणनफल होता है, यानी कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नकारात्मक त्वरण का विपरीत होता है। तो जो त्वरण होता है आपका, त्वरण यह वेग के समानुपाती होता है, वेग के समान होता है। तो यहाँ विपरीत कह रहा है, तो इसलिए नकारात्मक त्वरण जो है आपका वेग का विपरीत हो जाता है, और जबकि वेग का समान बोलता है तो आपका त्वरण हो जाता है। तो यहाँ से आप राइट आंसर ए ले लेंगे। अगर यहाँ से कुछ और भी चीज़ों को हम देखते हैं तो कहा जाता है कि नकारात्मक त्वरण किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो वेग के विपरीत होता है। त्वरण किसकी दिशा के समान होता है, तो वेग के समान होता है, वही बात लिखा हुआ है। त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं, जिसे हम मीटर पर सेकेंड के हिसाब से इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक और भी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है कि जब भी दर का बात आता है, इसके पहले भी हमने कभी वीडियो में बताया है कि जब भी दर का बात आता है तो समझ लीजिए कि बटा में समय लिखा जाता है। तो यदि आपसे कहा जाता है कि कार्य करने की दर, तो कार्य करने की दर मतलब क्या कि कार्य बटा में समय, ठीक है, क्योंकि यहाँ दर लगा हुआ है। कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। तो 3.6 × 10⁻6 जूल का है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, आपको याद कर लेना है। यहाँ से एक और चीज़ होता है कि 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर तो 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है।
1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। यहाँ से एक और भी चीज़ पूछ लिया जाता है कभी कभी कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। ये आपको जूल में दे करके अर्ग में चेंज करने के लिए भी बात पूछा जा सकता है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है। तो ऑक्टेव्स वर्गीकरण में जो देखा जाता है कि न्यूलैंड्स के लॉ के अनुसार इसमें अंतिम तत्व को थोरियम को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थोरियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो लाल चींटियों में उपस्थित होने वाला जो है अम्ल है वो है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। साथ में अगर आपसे क्वेश्चंस में अगर लाल चींटियों की जगह पे आपको मधुमक्खी या बिच्छू के डंक पूछ ले कि मधुमक्खियों या बिच्छुओं के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उन लोग में भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। इसका आणविक जो सूत्र होता है फॉर्मिक अम्ल का HCOOH होता है, HCOOH होता है। ये सारी चीज़ें हमने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से कि जो लाल चींटियों में उपस्थित होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है और यह मधुमक्खियों और बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है। इसका जो आणविक सूत्र होता है HCOOH, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है कि जो इसका आणविक सूत्र होता है HCOOH होता है। इसे मेथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फॉर्मिक एसिड है जो आपका, इसे मेथनोइक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आप देखेंगे कि ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड ना दे करके मेथनोइक एसिड भी दे दिया जाता है, तो दोनों सेम ही है, अलग अलग नाम है। ठीक है, और अब से पूछ ले अगर क्वेश्चन में कि टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो पौधे के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि चाय में, आपसे चाय से पूछ ले कि चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो टैनिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल इसमें पाया जाता है, तो इमली या आंवला में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। ओ से ऑक्सैलिक, और से आंवला, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आंवला और इमली में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। मौलिक अम्ल की बात करें तो मौलिक अम्ल सेव और अंगूर में पाया जाता है। तो बहुत सारे एसिड हैं जो कि डिफरेंट पदार्थ में पाए जाते हैं, तो उस सारे पर भी कभी वीडियोस हम देख करके बना देंगे काफ़ी। और अभी फ़िलहाल इतना आपको याद कर लेना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध का एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होता है, ओम होता है, और आपको अच्छे तरह से आपको याद करना है। कूलम्ब क्या होता है, तो कूलम्ब भी एक एसआई यूनिट है। तो कूलम्ब किसका एसआई यूनिट है, तो कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का है आपका, ये होता है विद्युत आवेश का। जूल किसका होता है, कार्य का आपका जूल होता है, या कार्य के साथ साथ ऊर्जा का अगर आपसे पूछ ले तो कार्य और ऊर्जा दोनों के लिए आपका जूल होता है। न्यूटन किसका होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी शायद हमने लिख रखा है, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, जहाँ वोल्टेज बराबर होता है विद्युत धारा गुने रेजिस्टेंस, V बराबर IR, और V बराबर IR को ओम लॉ भी कहते हैं, जिसमें कि V जो होता है रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I जो होता है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है तो वहाँ रेजिस्टेंस का मान घटने लगता है। ठीक है, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, यानी आप कह सकते हैं या कि करंट घट रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, या प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो वोल्टेज आपका बढ़ता है, या आप कह सकते हैं कि वोल्टेज जब बढ़ता है तो उस समय प्रतिरोध बढ़ता है। यहाँ से देख सकते हैं कार्य और ऊर्जा के लिए दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत ऊर्जा अगर कह दे फिर भी आपका जूल होगा, और कार्य या ऊर्जा कह दे फिर भी आपका जूल होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि विद्युत यहाँ धारा हो गया तो कुछ और हो जाएगा, विद्युत धारा नहीं है, विद्युत ऊर्जा है, तो यहाँ जूल ही होगा। कोई भी ऊर्जा हो उसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। जब करंट का बात करें विद्युत धारा का तो एम्पियर हो जाता है। अगर केवल आपसे कह दे कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, या आपसे पूछ दे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो फिर भी वाट होता है। कोई भी शक्ति है उसका एसआई मात्रक वाट होता है। ये सारे कन्फ्यूज़न वाले कभी कभी हो जाते हैं, तो इसे ध्यान देना है। विद्युत चार्ज या विद्युत आवेश का है, इलेक्ट्रिक चार्ज का है या विद्युत आवेश का है, तो उसका एसआई मात्रक कूलम्ब होता है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये सारे मेरिट वाले क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है तो न्यूटन पर कूलम्ब होता है। यानी कि यहाँ देखिए दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हुआ। तो इसको सभी को ध्यान देना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ये अणु दिया हुआ है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं अणु को, और इसमें नंबर ऑफ एटम बताना है, यानी कि परमाणु की संख्या को बताना है। तो एक यहाँ से देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। नाइट्रोजन एक हो गया, बहुत हाँ सिंपल है। नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन के सटा हुआ 4 है, तो यानी कि हाइड्रोजन 4 है, इसका होल ट्वाइस कर देंगे। प्लस सल्फ़र कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो यहाँ से 4 है, ये सबको सॉल्व कर देंगे। 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 5 और 2 से गुना कर देंगे तो 10 हो गया, और ये 4 1 5 हो गया, यानी कि टोटल आ गया 15। यानी कि नंबर ऑफ एटम कितना है तो इसमें NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 में आपका 15 है, आंसर बी हो जाएगा। अगर इसी मॉलिक्यूल को दे करके आपसे जाइए नहीं, ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें अगर आपसे पूछ दे कि भार क्या होगा, इसका एटॉमिक भार क्या हो जाएगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पूछ दे, तो इसको निकालने के लिए इसके सभी को परमाणु द्रव्यमान को जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखते हैं। तो इसमें N7 यानी कि 14 होता है। हम बताएं कि परमाणु संख्या के लगभग 2 गुना के बराबर होता है, तो N7 यानी कि 7 दूनी के 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा तो 1 गुने 4 हो जाएगा, ये सब का होल ट्वाइस। अब प्लस सल्फ़र मतलब 16 दूनी के 32 हो गया, प्लस O8 माने 8 दूनी के 16, 16 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है। तो 14 एकम यहाँ 14 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया, तो प्लस 4 हो गया का होल ट्वाइस। अब प्लस यहाँ से 32 और प्लस 16 चौका 64, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 14 4 18, 18 दूनी के 36, 36 और प्लस 32 और प्लस 64, सबको जोड़िएगा तो 4 2 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7, 7 और 6 13, यानी कि टोटल आपका आ गया परमाणु द्रव्यमान कितना 132। तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। इससे रिलेट करके कुछ हमने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ फार्मूला भी रखा है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है रासायनिक सूत्र। ग्लूकोज का अणु क्या होता है, उसका अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र आप कहिए या आणविक सूत्र कहिए, सबरे एक ही चीज़ होता है। अगर ग्लूकोज का पूछ दे कि अणु सूत्र क्या होगा तो C6H12O6 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करना है। चीनी का क्या होता है तो C12H22O11, आपको याद है फिर भी आप देख लीजिए एक बार, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा। नमक का क्या होता है तो NaCl होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। यहाँ से फिर आपका पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण का क्या हो जाएगा तो CaO का Cl2 हो जाएगा, CaOCl2। इसी से हम देखे थे कि जब जल से अभिक्रिया कराए थे तो इसमें क्लोरीन गैस बाहर निकल गया था, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। चूने का पानी अगर पूछे, चूने का पानी क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने का पानी का क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस। लाफिंग गैस का क्या होता है, जिसे हम हास्य गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस, तो N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है। धुआं सोडा को क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सिरका का क्या हो जाता है CH3COOH। कास्टिक सोडा का क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको ये क्लास ज़रा भी अच्छा लगा, कुछ भी आप सीखने को आपको मिला, तो इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। बस चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।